बेटा लास्ट क्लास में हमने पब्लिक फाइनेंस टॉपिक करा था और पब्लिक फाइनेंस में प्रश्न है अभी तक हमने 2 चैप्टर कर लिए। सबसे पहले बेटा मैंने आपको फिस्कल फंक्शंस के बारे में बताया था। रिचर्ड मसग्रेव ने गवर्नमेंट के 3 फंक्शन बताए थे, उन्हें फिस्कल फंक्शन बोलते हैं। एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन, ये तीनों फंक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए। उसके बाद हम गए थे द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या होता है और मार्केट फेलियर के मैंने आपको 4 मेजर रीजन बताए थे। मार्केट और मोनोपोली पावर, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स और इंफॉर्मेशन फेलियर या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसी के साथ इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। मतलब बेटा मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इंटरवेंशन लेता है। तो मैंने बताया बेटा अगर मोनोपोली पावर की वजह से मार्केट फेलियर है तो इंटरवेंशन क्या है कि मोनोपोली पावर को मिनिमाइज कर दो। मोनोपोली पावर को क्या कर दो? मिनिमाइज। सेकंड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटी। इसमें नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी था। नेगेटिव में आपको पोल्यूशन टैक्स, सॉरी डायरेक्ट कंट्रोल और मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। मार्केट बेस्ड पॉलिसी में पोल्यूशन टैक्स और ट्रेडेबल एमिशन परमिट। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आया, मेरिट डीमेरिट गुड बताया क्या कैसे ठीक करना है, पब्लिक गुड के केस में क्या करना है, इंफॉर्मेशन फेलियर के केस में क्या करना है। मतलब सारे डिस्कशन हमने कर लिए थे। चैप्टर नंबर 2 भी हमारा खत्म हो गया है। अब आज का जो चैप्टर नंबर 3 है बेटा उसका नाम है बजट मेकिंग या इंडियन गवर्नमेंट बजट या इंडियन यूनियन बजट, जो भी आप बोलो इसे। ये आपने 12th में जो पढ़ा था ना, ये पूरा जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 3 आपका गवर्नमेंट बजट जो पढ़ा था। मीनिंग, गवर्नमेंट बजट के टाइप, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट है, रेवेन्यू, कैपिटल, है ना, सारी बातें वही है। और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें आएंगी आपके पास, नई चीजें पता लगेंगी, तो हम फटाफट इसको हैंड रिटन नोट से करेंगे। आई होप आपने चैप्टर नंबर 2 तक के सारे नोट, 3 पीडीएफ मैंने भेजे थे ग्रुप पे, तीनों पीडीएफ आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए। अगर किसी के नोट्स पेंडिंग है प्लीज अपने आसपास वाले से स्पेसिंग का एक आइडिया ले लीजिए, स्पेस को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप आज जो है बेटा हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 3। बेटा पब्लिक फाइनेंस में टॉपिक चल रहा है या चैप्टर क्या डालना है, हेडिंग डालो सीधा इंडियन यूनियन बजट। आपको बुक में बजट मेकिंग के नाम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी भाई। बेटा हेडिंग डालेंगे इंडियन यूनियन बजट। आपने ऑलरेडी 12th में थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा मैं आपको भी बताऊंगा, बट ट्रस्ट मी बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हेडिंग डालो इंडियन यूनियन बजट। स्नेहली साथ साथ नोट बनाते चलेंगे सारे। प्रश्न बेटा आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ये पहले कभी सुना नहीं है, तो आपको थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। अब ध्यान से, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे 3 टर्म देखोगे, सबसे पहली टर्म क्या बेटा? इंडियन यूनियन बजट। बेटा इंडियन का मतलब यहाँ पे जितनी भी बात होगी वो किसकी होगी? इंडिया की होगी। बेटा यूनियन मतलब जो यहाँ पे वर्ड है वो यूनियन का मतलब है फुल। यूनियन का मतलब क्या है? फुल। फुल एज इन बेटा अगर आपको पता है ना, 2 टाइप के बजट बनते हैं, एक होता है स्टेट बजट और एक होता है यूनियन बजट। प्रश्न ना, यूनियन बजट का मतलब है ना ये होल ऑफ इंडिया के लिए बनता है। जो स्टेट बजट होता है, जो कौन सा बजट होता है? स्टेट। बेटा वो हर एक स्टेट का सेपरेटली बनता है। लेकिन जब वो जो यूनियन बजट होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है फॉर होल कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बजट पढ़ रहे हैं वो स्टेट बजट नहीं है, वो कौन सा बजट है? यूनियन बजट, जो पूरी कंट्री का एज अ होल बनेगा। और कंट्री कौन सी है? इंडिया। तो इंडिया हो गया, यूनियन मतलब फुल। और बेटा व्हाट इज बजट? तो बेटा बजट में, बजट का मतलब, बजट मतलब होता है, साथ साथ नोट करते रहना जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। प्रश्न आपने घर में सुना होगा, मम्मी बजट बनाती है। बजट का मतलब क्या होता है? बेटा बजट का मतलब बेसिक होता है, बजट का मतलब होता है आपके पास पूरे साल में कितना पैसा आने वाला है, इसका एक एस्टिमेशन लेते हो आप। और वो जो पैसा आ रहा है उसे आप कहाँ कहाँ पे खर्च करोगे उसका भी आप एक एस्टिमेशन लेके चलते हो जगदीश। लेकिन जो बजट है ना वो एस्टिमेशन है। क्या है बेटा? मतलब जो रिसीट और एक्सपेंडिचर है क्या वो 100% एक्यूरेट हो, वैसा जरूरी है? नहीं।
मतलब आपका जो बजट है वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। अब जैसे कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने बजट बनाया तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेशन लिया था पैसा आएगा जाएगा, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो भाई वो तो किसी को भी नहीं पता था, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एकदम से क्या हो गया ज्यादा, क्योंकि हेल्थ पे बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, हेल्थ सेक्टर पे। तो बजट इज ऑलवेज एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। एस्टिमेशन है 100% एक्यूरेट नहीं होता। इट मे बी कैसा हो सकता है रिसीट ज्यादा हो जाए या हो सकता है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? पहले 3 टर्म क्लियर है? ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, बजट में बजट में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जो रिसीट होते हैं, रिसीट को बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड्स। कहां से पैसा आ रहा है, पैसे आने का क्या सोर्स है। रिसीट क्या होती है, सोर्स ऑफ फंड्स। और एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो होती है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आप आए हुए फंड्स को कहां पे अप्लाई कर रहे हो, वो होता है एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? अब याद रखना बेटा, इंडिया का जो यूनियन बजट है वो हमेशा याद रखना एनुअली बनता है। कैसे बनता है? एनुअली मतलब एवरी ईयर। बस इस बार आपके 2 बजट बने, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे 2 बजट बनते हैं। एक इलेक्शन से पहले सिर्फ वो 3-4 महीने का पीरियड जो होता है, और जैसे मई में जून में इलेक्शन है तो उससे मई से पहले तक का एक छोटा सा बजट बनेगा, इंटरिम बजट बोलते हैं उसे। और जब गवर्नमेंट इलेक्शन होगी, नई गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके बाद वो बाकी 9-10 मंथ्स का बजट बनाती है। तो इलेक्शन के अलावा एनुअली बनता है पूरे साल में एक बार। हाँ हाँ, जो न्यू गवर्नमेंट होगी। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिख लो भाई। बेटा कुछ फैक्ट्स जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, प्लीज सुन लो भाई ध्यान से। सबसे पहला, बजट बनता कहाँ है, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, याद रखना। बेटा बजट बनता है पार्लियामेंट में। कौन प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, प्रेजेंट कौन करता है? तो बेटा पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फिर कब फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं बजट को प्रेजेंट? तो बेटा याद रखना हर साल फेब्रुवरी में करते हैं, 1 फेब को। बजट का जो पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो प्रश्न ना, जब आपको 1 अप्रैल से बजट इम्प्लीमेंट करवाना है, उससे 2 महीने पहले 1 फेब को जाके पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देते हो। फेब में प्रेजेंट कर दिया और फिर 2 महीने बाद वो अप्लाई होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के। ठीक है? और लास्ट बेटा अब आता है मेन चीज, बजट का ओरिजिन या रिक्वायरमेंट क्या है। कौन बोलता है भाई बजट बनाने के लिए? तो बेटा बजट का ओरिजिन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां पे, तो बेटा याद रखेंगे आर्टिकल 112। एमसीक्यू के लिए याद रखना, आर्टिकल कौन सा है बेटा? मतलब हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट बनाएगा। ये चीज किसने बोली है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 ने बोली है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो फेब में पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करेगी फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहां तक की कोई दिक्कत? एक एक चीज बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे, सीधा मैं अगर मेन मुद्दे पे चला गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो इंपॉर्टेंट है या हमने 12th में नहीं पढ़ी थी ये सब चीजें। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 112 ने बोला क्या है। ठीक है, ये मेन मुद्दा और इससे क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया पार्ट है। ये ना इंटर में भी नहीं था, ये वाला चैप्टर इंटर में भी नहीं था, तो इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब आर्टिकल 112 ने क्या बोला, तो बेटा आप ना लाइन के अगली हेडिंग लाना, लाइन के सेंटर में लिखना, लाइन के सेंटर में लिखेंगे बेटा आर्टिकल 112। और 112 ने इंडियन यूनियन बजट बोला है ना बनाने को, लेकिन 112 में इंडियन यूनियन बजट का एक नाम बोला है, इसे बोलते हैं 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
क्योंकि प्रश्न अभी मैंने आपको बताया बेटा बजट एनुअली बनता है और इसमें आप एक्सपेंडिचर और रिसीट तो देख रहे हो, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है इसको। और एक और चीज याद रखना बेटा, इसको प्यार से एक और चीज बोलते हैं, इसे बोलते हैं 1 मार्क के लिए आ सकता है, वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट। तो बेटा याद रखेंगे, चाहे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले जगदीश, या फिर आपको गवर्नमेंट यूनियन बजट बोले, या फिर वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट बोले, ये तीनों का मतलब क्या है, सेम। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप एस्टिमेट करते हो सरकार को कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा। सर वाइट 10 पेज टू 10 पेज होते हैं? नहीं बेटा, 10 पेज नहीं होते, बहुत ऐसे मोटी सी एकदम फाइल होती है रेड कलर की। अगर आप बजट कभी सुनोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर आती है, मोटी सी एकदम फाइल होती है रेड कलर की, उसे खोलती है और में 200-250 पन्ने होते हैं और उसको फाइनेंस मिनिस्टर पूरा रीड करता है। आप न्यूज में देखना, 1.5-1.5 2.5-3 घंटे का पूरा लाइव स्ट्रीम होता है, उसमें वो एक एक पॉलिसीज को पढ़ाएगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, 3-3 घंटे तक सुनाता है पूरा बजट, समझ रहे हो? तो बस इसको नाम से बोला जाता है वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट। 10 पेज नहीं होते उसमें, एक्चुअल पेज तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सर आर्टिकल 112 ने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याशिका, आर्टिकल 112 ने हमें बताया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और इसने बोला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3। आपने जो 12th में पढ़ा था वो बस एक छोटा सा एक सिंगल पार्ट का पार्ट था। अब मैं पूरा ब्रीफिंग बता रहा हूं, बजट पूरा कैसे बनता है। तो आर्टिकल 112 ने बोला है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3। आप डिवाइड करेंगे जल्दी जल्दी। जब भी गवर्नमेंट यूनियन बजट बनाएगी एज पर आर्टिकल 112, तो उसे बजट 3 पार्ट में बनाना है। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट का फर्स्ट पार्ट जो होता है बेटा, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स। क्या बोलते हैं बेटा? कंसोलिडेटेड फंड्स। आपने 12th में जो भी पढ़ा था, आपने 12th में क्या पढ़ा था कि बजट जो है उसमें 2 कंपोनेंट होता है, रिसीट और एक्सपेंडिचर। रिसीट में 2 थे, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। ऐसे को 12th में पढ़ा था ना, है ना? याद है हमने बजट टाइप पढ़े थे, फेवरेबल बजट, अनफेवरेबल बजट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। वो सारा जो भी आपने पढ़ा था वो कंसोलिडेटेड फंड में होता था। अभी ये में पढ़ना है, वो सिर्फ सेम रिपीट होगा दोबारा, तो टेंशन नहीं लेनी, प्रश्न हम बिल्कुल जीरो से बढ़ा रहे। बट आपने, मैं बता रहा हूं, आपने बजट का बस एक ही पार्ट पढ़ा है, वो भी ढंग से नहीं पढ़ा। अब हमें तीनों को थोड़ा देखना है क्या होता है। तो बजट जब भी बनाएगी सरकार, आर्टिकल 112 में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज 3 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड्स। बेटा कंसोलिडेटेड फंड्स के बाद सेकंड आते हैं कंटिंजेंसी फंड्स, और लास्ट थर्ड आते हैं विच इज कॉल्ड दी पब्लिक अकाउंट्स। तो सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं या वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसके अंदर बेटा 3 टाइप आते हैं। एक होते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स, एक होते हैं कंटिंजेंसी फंड्स, और एक होते हैं पब्लिक अकाउंट। अब आराम से पहले लिखेंगे, पहले मैं पूरा लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है निकिता? लिखना स्टार्ट करें, चलो। जो बच्चे बेटा अभी आए बस इतना सा हुआ है। पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा है, गवर्नमेंट बजट या इंडियन यूनियन बजट, और इतना सा हुआ है। स्पेस छोड़ देना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। तुम बेटा कुछ भी हो सकता है, मेरी कोई गारंटी नहीं। तुमने साइन करे थे ऊपर आने से? साइन कर लिया करो बेटा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं भाई। भाई क्यों बैठ रहे हो वहां पे इतनी सारी? मैं तो कहूंगा यहाँ बैठते भाई, वहां क्यों बैठे हो? भाई इसके नीचे बैठो, मैं भी तो गर्मी में पढ़ा रहा हूँ भाई। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कंसोलिडेटेड में लिखना बेटा एक एक बात बहुत ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड, जैसे मेरी लाइफ में वो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो अलग बात है, उसकी बातें मत करा। पॉइंट नंबर 2, अभी लिखते रहो आराम से। इंक्लूड्स ऑल इनकम, इंक्लूड्स ऑल इनकम, इसमें ये लिखना सारी की सारी रेवेन्यू इसमें आती है, रिसीट्स
ऑन लोन्स, अगर हमने किसी को लोन दिया उस पर कोई भी रिसीव इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इसमें आएगा। और अगर आप कोई भी मनी बोरोड करोगे वो भी इसमें आएगा। आप टेंशन मत लो, अभी आपको प्रश्न समझ नहीं आएगा, मैं बस लिखवा रहा हूँ बेटा, जब समझाना चालू करूंगा एक एक चीज समझ आएगी। कंसोलिडेटेड फंड बता रहा हूं पहले। पॉइंट नंबर 3 इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर भी आएंगे। कौन से वाले सर? इसमें लिखना ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डन फ्रॉम दिस फंड। यार इतना लेट, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? तुम्हें लगा, एक तो लड़कियों को ना लगता पता नहीं क्यों है, उसे भी लगा था, मुझे सब कुछ लग रहा था कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम्हारा सामान तो चल रहा है। टाइम अगर उसे देते तो और चीजें गोल्स कैसे अचीव होंगे? लड़की के चक्कर में कभी गोल से नहीं हटना चाहिए, ये मैंने लाइफ में सीखा है। क्योंकि जैसे आप गोल सेट होगे ना, लड़की आपसे हट जाएगी। तो आप गोल पे फोकस करो, लड़की आप पे फोकस करेगी। भाई ट्राई एंड टेस्टेड है, ट्राई एंड टेस्टेड है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैं उस पर फोकस करता था, गोल छोड़ा, वो भी छोड़ के चली गई। जब से गोल पे फोकस करे वो पीछे पीछे, अब टाइम ही नहीं है अपने पास, भाव ही नहीं देते, टाइम ही नहीं है। अच्छा, ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डन फ्रॉम दिस फंड, अभी आप लिख रहे हो बस, मैं कुछ नहीं समझा रहा बेटा। लास्ट पॉइंट जैसे बस, लास्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर कैन बी मेड ओनली आफ्टर, हाँ जी, ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय पार्लियामेंट। आराम से बेटा लिखते रहना। पहला कंसोलिडेटेड फंड, 4 पॉइंट डन। गुनगुन पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड है, इस फंड में सरकार की सारी इनकम आएगी, इस फंड में सरकार के सारे एक्सपेंडिचर आते हैं। और तीसरी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात शुभम, सरकार को जब भी कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी एक्सपेंडिचर करना है कहीं पे भी, तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ 4 पॉइंट बेटा। बजट के अंदर 3 कंपोनेंट होता है। सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपके पूरे सिलेबस में। वो तो बस ब्रीफिंग है, लेकिन उनसे एमसीक्यू आएगा नहीं, घट नहीं है। अब कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फंड है, इसमें सरकार के सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड रखना होता है। और यहाँ पे आप जब भी एक्सपेंडिचर करोगे तो बेटा आपको पहले एक्सपेंडिचर करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तभी लिखा है एक्सपेंडिचर कैन बी मेड ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय, मतलब पहले अप्रूवल लिया कि भाई हम ना इस बार स्वास्थ्य पे 1000 करोड़ का सोच रहे हैं, जब ये पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तभी आप 1000 करोड़ को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अगर अप्रूवल नहीं मिला, अगर अप्रूवल नहीं मिला तो आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, फ्रॉम कंसोलिडेटेड। ये बात समझ आती है? अब आता है सेकंड कंटिंजेंसी। यार ये तो तुम्हें नाम से पता लग रहा है, प्रश्न ना कंटिंजेंसी पता है बेटा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंसी मतलब होता है अनसर्टेनिटी। कंटिंजेंसी मतलब क्या होता है? अनसर्टेन, मतलब जिसका पता नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, कोविड का आना क्या गवर्नमेंट के लिए सर्टेन था, अनसर्टेन था? तो कई बार सरकार को फ्यूचर अनसर्टेन कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। यार उनको एक सेपरेट एक रिजर्व बना के चलना चाहिए, एक पर्टिकुलर रिजर्व, जिसमें अगर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आई तो इस फंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। बेटा इसी फंड्स को बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी फंड जो है वो बजट में ना रेगुलर बेसिस पे वर्क नहीं करता, मतलब उतना आप डेली पैसा डालोगे वहां से खर्चा करोगे, ना ना ना। कंटिंजेंसी फंड बजट का वो पार्ट होता है जिसमें आपने पैसा डाल दिया, और वो पैसा सिर्फ तभी यूज होगा जब कोई अनफोर्सीन फ्यूचर इवेंट होगा। जैसे जब कोविड आया एकदम से,
तो सरकार को एकदम से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो सरकार ने पैसा कहां से निकाला होगा? कंटिजेंसी फंड से। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात यार, कंटिजेंसी फंड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के लिए, कोई एक्सीडेंट, कोई कोई अननेचुरल चीज हो गई, तो क्या ऐसे इवेंट में खर्चा करने के लिए सरकार पहले पार्लियामेंट में अप्रूवल लेने जाएगी कि भैया अप्रूवल दे दो, अर्थक्वेक आया है उसके लिए लोगों को हेल्प करनी है, या पहले काम कर देगी उसके बाद बात की बात देखेगी? इन फंड से आप पैसा स्पेंड कर दो और आपको लेना होता है सब्सीक्वेंट अप्रूवल। कैसा अप्रूवल? इसमें प्रायर अप्रूवल लेना था। कंसोलिडेटेड में कौन सा अप्रूवल लेना था? प्रायर। पहले अप्रूवल लो, अप्रूवल हो गया तो पैसा खर्च करो। कंटिजेंसी फंड्स के केस में आपको पहले खर्चा कर दो, फिर आप जाइए और पार्लियामेंट को बताओ भाई देखो कोविड आया था, 5 लाख करोड़ के हॉस्पिटल बनाए हैं, उसमें इतना पैसा खर्च हो गया है, अब आप बताइए क्या है। अब ओवैसी पार्लियामेंट पागल तो है नहीं भाई, उन्हें पता है भाई फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट हो गया तो बेटा वो उस अप्रूवल दे देगा और अप्रूवल देते ही आपका फंड सही हो गया। अब सर आपने कंटिजेंसी फंड से तो पैसा निकाल दिया, उसके बाद अप्रूवल ले लिया, तो बेटा जैसे आपको अप्रूवल मिलता है ना, तो जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से पैसा निकाल के कंटिजेंसी में चला जाता है। कंटिजेंसी फंड में ना हमें एक मिनिमम लिमिट मेंटेन करनी होती है 500 करोड़। कितना लिमिट? 500। मतलब ये मिनिमम लिमिट है, 500 करोड़ तो होने ही चाहिए, ज्यादा आप कितना भी रखो। अब समझना, मान लो कोविड से पहले 500 करोड़ कंटिजेंसी में थे, अब एकदम से कोविड आया, सरकार के अप्रूवल लेगी नहीं, पहले 500 करोड़ से हॉस्पिटल में काम करवा दिया, अब पैसे खत्म हो गए तो सरकार गई पार्लियामेंट के पास, उन्हें बोला भैया 500 करोड़ हमने खर्चा करा यहाँ पे, उन्होंने चेक करा, उन्होंने बाद में अप्रूवल दे दिया। अब जैसे अप्रूवल दिया तो 500 करोड़ तो मेंटेन कर लेना वहां पे, तो पार्लियामेंट क्या करेगा? कंसोलिडेटेड फंड्स में से 500 करोड़ उठाएगा और वापस से कहां डाल देगा? कंटिजेंसी। तो कंटिजेंसी फंड्स को फंड्स कहां से मिलते हैं? तभी तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड है। समझ आएगा? पक्की बात? प्रश्न क्लियर है बेटा? वैसे आज तक तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जब आप फंड्स को यूटिलाइज करोगे ना वो भाई किसी पर्पस के लिए होगा। और पहली बात तो पार्लियामेंट में भाई, अब देख जैसे अभी करंटली बीजेपी है तो पार्लियामेंट में तो उन्हीं की चल रही है, तो कैसे अप्रूवल नहीं मिलेगा? अप्रूवल के लिए मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी के पास है। आ जाओ भाई कंटिजेंसी में लिखो फटाफट जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, यासिका जी क्लियर है ना? सोनिया जी क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 लिखना बेटा, एनी अर्जेंट और unforeseen expenditure is made from this fund. Any urgent or unforeseen expenditure is made from this fund. Point number 2, rupees 500 crore is at the disposal of president. बेटा मैंने बताया था मिनिमम लिमिट कितना रखवाना होता है, और ये जो फंड होता है ये किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के। पॉइंट नंबर 3, क्या इसमें कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड है? अबे अप्रूवल चाहिए, लेकिन प्रायर है सब्सीक्वेंट, तो इसमें लिखो अमाउंट विड्रॉन, amount withdrawn is subsequently approved by parliament. सब्सिक्वेंट का मतलब बेटा खर्चा करने के बाद आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है। और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 4, later amount is again restored, later amount is again restored from consolidated funds of India, from consolidated funds of India. ये समझ आया बेटा? नो मैम, कोई ड्यूरेशन नहीं है, जैसे ही अप्रूवल मिलता है उसके बाद आप ले लेते हो, कोई ऐसे फिक्स टाइम नहीं कि कितने दिन में जाए।
ठीक है, कोई दिक्कत? आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट होता है। 3 फंड आते हैं इसके अंदर, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी, पब्लिक। कंसोलिडेटेड मेन फंड है, इसमें सारे गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं, और इसमें जब भी आप एक्सपेंडिचर करोगे, एक्सपेंडिचर से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल की। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो एक्सपेंडिचर। सेकंड आते हैं कंटिजेंसी फंड। कार्तिक भाई, कंटिजेंसी फंड क्या होते हैं? सर ये अनफोर्सीन फ्यूचर अनसर्टेनिटी के होते हैं। ये फंड में 500 करोड़ का फंड आपको रखना है, और किसके पास होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इसका मेरे पास, ठीक है। और अमाउंट जब आप इससे विड्रॉ करोगे तो आपको सब्सिक्वेंट अप्रूवल लेना। कैसा अप्रूवल? पहले खर्चा कर दो, उसके बाद अप्रूवल लो। और जैसे मान लो 500 में से 500 करोड़ मिनिमम है, अब 300 खर्च कर दिए तो बच गए 200। अब इसको तो 500 में मेंटेन करना है, तो बैलेंस 300 करोड़ अप्रूवल के बाद कहां से आएंगे? कंसोलिडेटेड फंड से आप कंटिजेंसी में डालोगे। तो हम कह रहे हैं 100%। बेटा लास्ट बजट का लास्ट जो पार्ट है वो क्या है? पब्लिक अकाउंट। और सुनना ध्यान से, पब्लिक अकाउंट सरकार के पास वो पैसा है जिसका पोजेशन सरकार ने होल्ड करा है। वर्ड क्या लिखा मैंने? पोजेशन मतलब जिसके पास वो है। क्या पोजेशन का मतलब ओनरशिप होती है? भाई सरकार ने उसका पोजेशन होल्ड करा है, लेकिन वो पैसा बिलोंग करता है पब्लिक को। सर जैसे बेटा, जैसे प्रोविडेंट फंड, जैसे पेंशन। अब बेटा अगर मैं कोई गवर्नमेंट जॉब पे हूं तो मेरी सैलरी से आप होते ना हर महीने प्रोविडेंट फंड कटता है, पीएफ कटता है ना, या फिर पेंशन का अमाउंट कटता है। अब वो पैसा गवर्नमेंट काट काट के अपने गवर्नमेंट का फंड होता है पीएफ अकाउंट, गवर्नमेंट का फंड पीएफ अकाउंट में शो कर रही है। अब वो शो तो कर रही है, लेकिन वो पैसे का एक्चुअल ओनर गवर्नमेंट है या मैं? पब्लिक अकाउंट में वो पैसा आता है जो गवर्नमेंट सिर्फ एज अ बैंकर होल्ड कर रही है। उसका पोजीशन गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो जो एक्चुअल पैसा है वो बिलोंग करता है टू दी पब्लिक। समझ आ रही है? समझ आई? 100%। इसके एग्जांपल पीएफ वगैरह है, ईएसआई, वेलफेयर के लिए बेटा, वेलफेयर के लिए। अब जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अब मेरे वेलफेयर के लिए सरकार के लिए हमें इतनी सर्विसेज दे रहा है, इसका फ्यूचर सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम वो प्राइवेट वाला भी तो होता है ना, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो तो आपका सरकार पीएफ अकाउंट बनवाती है। नहीं, आपको पीएफ अकाउंट बनवाना है, आपको बनवाना है, आप पोस्ट ऑफिस में जाइए। यार तुम बातें कर लो पहले। तुम में से एक आधा ना पिटा नहीं है मेरे क्लास में, मैं बता रहा हूँ। एक आधा जिस दिन छुद गया ना, जितने बैठे ना आवाज नहीं निकलेगी किसी की। जब मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी क्लास में ना बोला मत करो अननेसेसरी। कोई कोई डाउट है, कुछ पूछना है मेरे से पूछ लो भाई डायरेक्टली। क्यों अननेसेसरी? वैसे दिख रहा है इतनी गर्मी है, तुम्हारे पास तो फैन चल रहा है, हवा भी नहीं आ रही, इरिटेट करते हो कसम से। भाई तुम दोनों बाहर बैठ जाओ, प्रिया जी और आप, और तुम दोनों चारों बाहर बैठ जाओ और आपने धूप में डिस्कशन कर लो यार। अनुष्का जी पीएफ आपका भी कट सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं। आप जाइए पोस्ट ऑफिस में और बोलिए जी हमें प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनवाना है, तो आप जो है सरकार को हर महीने 1000 2000 5 जितना आपका मन है, कोई भी चाहे, जरूरी नहीं एम्प्लॉय हो, प्राइवेट गवर्नमेंट का, एज ए स्टूडेंट भी आप पीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा लीजिए, और आप सरकार को ना हर महीने 5000 10,000 20,000 पैसा दे रहे हो। अब वो सरकार पैसा रख रही है, अब सरकार के पास रिजर्व में पड़ा है, लेकिन क्या वो पैसा सरकार का है? वो ऐसा बैंकर होल्ड करा है, और वो आपको इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर में लौटाएगी। और वो पैसा सरकार कंसोलिडेटेड में नहीं डालती, कंटिजेंसी में डालती, उसके लिए सरकार बजट का एक सेपरेट सेक्शन रखती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट। समझ आया? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को रिज्वाइन कर लो जल्दी से। हाँ जी, एक पीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है भाई बिल्कुल, और वो भी बैंक से ज्यादा मिलता है, तभी तो आप रखवाते हो बेटा। फिक्स, हाँ मतलब ठीक ठाक ही होता है शायद, मतलब वो फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी 8 कभी 8.5, बट ऑन एवरेज 8 9 तो मिलता है। एफडी पे शायद 7 मिलता होगा। हाँ जी, 8 8.2, कभी कभार 7.9 भी हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज 8 के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। और जो एफडी का इंटरेस्ट है वो 7 7.5 के ऊपर फ्लक्चुएट करता है। पोस्ट ऑफिस में जाते हैं भाई, पोस्ट ऑफिस में जाओ और उन्हें बोलो मुझे पीएफ अकाउंट खुलवाना है, अपना खोल देंगे वो।
विद इंटरेस्ट। मेच्योरिटी से पहले भी कर, हाँ ब्रेक करना पड़ता है उसमें, बट इंटरेस्ट की वैल्यू 1.5% फॉल हो जाती है। हाँ जी, रिसीट ऑन लोन मतलब है इंटरेस्ट। कहीं पे भी बहुत, आपने कहीं पे भी लोन दिया, आज वो लोन की रिकवरी हो रही है विद इंटरेस्ट, तो वो रिसीट ऑन लोन है। चाहे आपने बाहर दिया, चाहे आपने किसी और कंपनी को दिया, किसी को दिया। पब्लिक अकाउंट पॉइंट नंबर 1, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। पब्लिक अकाउंट पॉइंट नंबर 1, दिस फंड इज फॉर दोज अमाउंट where government is just acting as a banker। बेटा बस ये वर्ड को अंडरलाइन कर लो, गवर्नमेंट इज जस्ट एक्टिंग एज अ बैंकर। जैसे बैंकर होता है ना, आप पैसा लगाते हो बैंक के पास सेविंग अकाउंट में, तो क्या वो बैंक का पैसा हो जाता है? बैंक उसका पोजीशन होल्ड कर रहा है आपके लिए, जब आप मांगोगे तब आपको मिल जाएगा। तो बस वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी पब्लिक अकाउंट में वो पैसा होता है। पॉइंट नंबर 2, क्या मनी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है पब्लिक को? तो लिखो मनी डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट। सॉरी, गवर्नमेंट क्या देती है? तो बेटा उसके लिए तुझे, अच्छा कैसे बेनिफिट देती है? सब्सिडी देती, तो उसमें तो बेटा उसके लिए तो पब्लिक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है ना। अब तू मान ले तू पीएफ नहीं बना रहा और मैंने पीएफ अकाउंट खुलवाया हुआ है, जब सरकार सब्सिडी देगी तो मुझे देगी, हम दोनों को देगी? दोनों को देगी। सिलेंडर पे सब्सिडी हो सबको मिलेगी ना। तो इससे वो तो सरकार का नॉर्मल काम है वेलफेयर करना, पब्लिक अकाउंट्स के रिस्पेक्टिव। आप खुलवाओ या ना खुलवाओ, अगर सब्सिडी मिलनी हो तो सबको मिलेगी ना। मनी डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, मनी डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 3, they should be returned to rightful owner, they should be returned to rightful owner। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा पब्लिक। बेटा पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को वापस कर रहे हो, क्या कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है? प्रायर सब्सिक्वेंट है, कोई भी अप्रूवल नहीं। मैं क्यों अप्रूवल चाहिए? कोई खर्चा थोड़ी कर रहा है भाई, मेरा पैसा है, मैंने मांगा, आपको देना है। पार्लियामेंट कहां से आ गया इसके बीच में? तो बेटा यहां याद रखना, नो परमिशन ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। ये है बेटा पूरा आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बताइए क्या ये समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? ऋषभ क्लियर है बेटा? एक बार पूरा रिपीट करो, ध्यान सुनना। सबसे पहले मैंने बताया बेटा चैप्टर 3 बजट मेकिंग है, इंडियन यूनियन बजट। इंडिया का बजट बन रहा है, यूनियन मतलब ऐसा होल बन रहा है पूरी कंट्री का एक, और बजट होता है एस्टिमेट करना रिसीट एंड एक्सपेंडिचर को। बेटा ये जो है एनुअली एवरी ईयर बनता है एक्सेप्ट इलेक्शन वाले टाइम पे। अब ये जो है पार्लियामेंट में बनता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, फेब के टाइम पे करता है, पीरियड होता है 1 अप्रैल 31 मार्च। और ये क्यों बनता है? क्योंकि इसे बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 112 ने। अब आर्टिकल 112 में इसका नाम बोला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो गवर्नमेंट बजट बोले, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले, या फिर वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट बोले, तीनों का तो सेम है। और बेटा इसमें आर्टिकल 112 में बजट के 3 कंपोनेंट डिवाइड करें। सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड्स, कंटिजेंसी फंड्स, पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ये सारा एस्टिमेशन लेता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, और इसमें एक्सपेंडिचर करने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। सेकंड आते हैं कंटिजेंसी फंड, जो बेटा अनफोर्सीन इवेंट या फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के लिए बना है। कंटिजेंसी के लिए 500 करोड़ का डिस्पोजेबल मिनिमम रखना है। और एक किसके बाद आता है? प्रेसिडेंट। जब भी आप इस पे एक्सपेंडिचर करोगे तो आपको एक्सपेंडिचर पहले कर देना है, उसके बाद कौन सा अप्रूवल लेना है? सबसीक्वेंट अप्रूवल लेना है। और बाद में जितना भी खर्चा हुआ अप्रूवल के बाद वो कंसोलिडेटेड फंड से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट इज पब्लिक अकाउंट, ये पैसा गवर्नमेंट होल्ड करती है ओनली एज अ बैंकर। मनी जो है वो बिलोंग करता है टू दी पब्लिक, नॉट टू द गवर्नमेंट। लेटर स्टेज में मनी रिटर्न करना पड़ेगा पब्लिक को, और जब रिटर्न करोगे तब कोई भी सब्सिक्वेंट प्रायर किसी भी तरह के पार्लियामेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं। दैट्स इट।
अब आते हैं बेटा लास्ट आपका पूरा चैप्टर पे। अब हमें कंसोलिडेटेड फंड्स को ही पढ़ना है। अब जितनी भी बातचीत चलेगी वो सारी किसके ऊपर है? कंसोलिडेटेड फंड्स के ऊपर। किसके ऊपर? चलिए बहुत बढ़िया, हेडिंग डालो बेटा। अब जब पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पूरे चैप्टर के टाइम पे आपको दिमाग में रखना है कि हम कंसोलिडेटेड फंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। सबसे पहले हेडिंग डालो गवर्नमेंट बजट। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which records which records estimated government expenditure and receipts। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करती है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिसीट। यहाँ वर्ड क्या है? एस्टिमेटेड। मतलब क्योंकि हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बना रहे हैं तो एस्टिमेशन है ना, क्या एक्चुअल इससे डिफर कर सकते हैं? यस। एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिसीट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बेटा अभी जो अलग था वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। अब यहां से सारा 12th वाले चले, जो अलग वाला पार्ट ऐड था ना वो मैंने बता दिया है। इसके ऊपर जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, बजट की थोड़ी हिस्ट्री भी दे रखी होगी कि पहले कहाँ से बनता था, किसने बनाया था। एक बार उसे रीड कर लेंगे, अगर मुझे बाद में कुछ लगा इंपॉर्टेंट है तो एक बार मैं चेक करूंगा स्कैनर वगैरह में, उससे क्वेश्चन उठ रहे क्या ज्यादा। अगर उठ रहे होंगे तो मैं खुद कराऊंगा, अदरवाइज मैं आपको होमवर्क में रीड करने दूंगा, ठीक है? स्टार्टिंग के एक पेज में हिस्ट्री दे रखी है बस उसकी, बाकी अलग वाला पार्ट मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 12th वाला है, बट हम तो भाई अच्छे से बनेंगे। डेफिनेशन क्लियर है? अंडरलाइन कर लेना 3 बातें। पहला प्रश्न ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे अकाउंट बनता था ना, एक जगह रेवेन्यू एक जगह एक्सपेंडिचर, वैसे बनेगा। जो रिकॉर्ड करता है सारे के सारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड, और ये एक फिस्कल ईयर का बनता है। फिस्कल ईयर बोले तो क्या? 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, लाइन के सेंटर में। नेक्स्ट हेडिंग डालना लाइन के सेंटर में, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। और ये टॉपिक पे प्रसन्ना जी बच्चे बहुत ज्यादा 12th में तो दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का, क्योंकि उन्हें याद नहीं होता ना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा था। और मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे याद करना, कभी दिक्कत नहीं होगी। लाइन के सेंटर में हेडिंग डालो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेटा पेपर में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। पेपर में आने के चांसेस आर वेरी हाई। लाइन के सेंटर में लिखा गवर्नमेंट बजट कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करो। प्रश्न है गवर्नमेंट बजट के अंदर कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2। मतलब ये कौन सा वाला है मैं पहले बता रहा हूँ। अब ये कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर बता रहा हूँ मैं। कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर 2 पार्ट थे, आपको पता है ऑलरेडी, एक तो इनकम और एक एक्सपेंडिचर, राइट? तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले लिखना बेटा टोटल रिसीट, और दूसरा लिखना टोटल एक्सपेंडिचर। बजट के अंदर पहला टोटल रिसीट, दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? अब ध्यान से बेटा, कंसोलिडेटेड में रिसीट और एक्सपेंडिचर आएगा, लेकिन बजट के अंदर याद रखेंगे बेटा रिसीट भी होती है 2 प्रकार की,
और एक्सपेंडिचर भी होते हैं दो प्रकार के। प्रसन्ना, कंसोलिडेटेड में अंदर दो पार्ट, एक रिसीट और एक एक्सपेंडिचर। रिसीट कौन से होंगे बेटा? रिसीट याद रखना, रिसीट क्या होता है? जिससे कैश का क्या होता है? इनफ्लो आउटफ्लो। जिससे कैश का होता है इनफ्लो, और एक्सपेंडिचर्स वो है जिससे कैश का क्या होता है? आउटफ्लो। अब इनको दो दो प्रकार में डिवाइड कर दो। सबसे पहले होते हैं बेटा रेवेन्यू रिसीट, सेकंड होते हैं बेटा कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट यहां पे एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में डिवाइड करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। संजय भैया, संजय भैया, इसको ना इधर कर दो, उधर इधर। यार इधर ना हवा आ नहीं रही ढंग से, तो इधर रह के मेरे पे भी नहीं आएगी, तो उन पे ही थोड़ा आ जाए, तेरे पे तो आ भी जाएगी, फिर भी वो स्प्लिट होगा। तो चलो ये करा, एक बार रिपीट करो प्रसन्ना जी। कंसोलिडेटेड फंड में दो टाइप, दो कंपोनेंट होते हैं, एक टोटल रिसीट और एक टोटल एक्सपेंडिचर। रिसीट में भी दो पार्ट, एक होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। अब इसको याद करने की ट्रिक है, पहले पेन रखो अच्छे से, पेन रखो पहले, और ध्यान से सुनना कैसे याद करना है, क्योंकि आप कंफ्यूजन कर दोगे अदरवाइज इसमें। बेटा इन चारों की डेफिनेशन दे रखी है ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। बहुत आराम से सोचना है आपको, कुछ रटना नहीं है, बहुत आराम से सोचना है। कार्तिक ध्यान से सुनियो बेटा, पहले मैं बात कर रहा हूँ रिसीट की। किसकी बात कर रहा हूँ? सर रेवेन्यू कैपिटल, अभी कोई कन्वर्ट डिवीजन नहीं है, मैं पूरी रिसीट की बात कर रहा हूँ। शुभम, रिसीट के केस में कैश का क्या होता है? इनफ्लो, मतलब सरकार की जेब में पैसा आता है। अब ध्यान से सोचना बेटा, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आने के दो रीजन, या तो आपने रिसीट के केस में अपना कोई असेट रिड्यूस करा होगा। बेटा अपना कोई एसेट क्या करा होगा? भाई सरकार ने अपना कोई एसेट बेचा है, या फिर पैसा आने का दूसरा रीजन, आपने कोई लाइबिलिटी क्या करी होगी? क्रिएट करी होगी। बेटा अगर आप रिसीट की साइड में हो, तो रिसीट में तो दो ही चीजें होंगी ना, पैसा आएगा या तो एसेट रिड्यूस या फिर लाइबिलिटी। अभी रेवेन्यू कैपिटल को गोली मारो, अभी रेवेन्यू कैपिटल में बता ही नहीं रहा, पहले बताओ इतना समझ आया? क्या ऐसा हो सकता है बेटा पैसा आ रहा है और एसेट क्रिएट हो रहा है? प्रश्न, कभी हमने एसेट खरीदा, तो एसेट खरीद के तो पैसा जाता है ना, आता थोड़ी है। तो पैसा कब जाता है? या तो एसेट रिड्यूस हुए या फिर लाइबिलिटी क्रिएट। की बात समझ आती है? देख क्लियर है? रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जिसमें गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, बट उसके बदले बेटा ना ही कोई असेट रिड्यूस हुआ और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट, मतलब खाली फोकट पैसा आ रहा है। कोई अपना एसेट लैंड बिल्डिंग बेचा नहीं है, कोई उधार उधार लिया नहीं, बोरोइंग वोरिंग कुछ नहीं, फिर भी पैसा आ रहा है। ऐसे रिसीट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। फॉर एग्जांपल टैक्स, जब सरकार अमीर लोगों से टैक्स लेती है, तो बेटा अमीर लोगों को क्या अपनी संपत्ति दे देती है, या ऐसा बोलती है कि आज जब हमें टैक्स दे दो, एक साल बाद आपको टैक्स का पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे? नहीं भाई, वो तो बस ले रही है। क्यों क्यों ले रही है भाई? लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है आर्टिकल 129 है कि भाई आपको जो है टैक्स में टैक्स कलेक्ट करना है, लैबी करना है, कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट के पास राइट है, कंपल्सरी राइट है। बात समझ आ रही है? बेटा प्रसन्ना रोड पे जा रही थी, ये तीनों जा रही थी एक स्कूटी से, पापा की परियां, राइट लेफ्ट लेके, तीनों ने हेलमेट नहीं था, लाइसेंस नहीं था, अंकल ने पकड़ लिया पुलिस वाले। अब प्रसन्ना को बोला लाओ चलान लाओ 5,000 का, तो अंकल ने फाइन लगा दिया। क्या लगा दिया?
अब जो फाइन लगा वो अंकल की जेब में, गवर्नमेंट की जेब में? जब फाइन कटा 5,000, तो क्या अंकल ने प्रसन्ना को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी? क्या प्रसन्ना को बोला बेटा 5,000 रुपए उधार ले लो, कल दे दूंगा? आपने लॉ ब्रेक करा, उसके लिए फाइन लगा। और जो गवर्नमेंट को फाइन से कलेक्शन होती है वो भी कैसी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। आप बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे आपने सर्विस ली और हमने नॉर्मली 500-600 रुपए जो भी फीस है वो पे कर दी। वो फीस जो मिली वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट। अब आप कहोगे सर क्यों? उसके बदले तो हमें सर्विस देनी पड़ रही है गवर्नमेंट को। बेटा क्या मैंने यहाँ सर्विस का क्राइटेरिया बताया कुछ? अरे भाई प्रश्न, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने फीस पे करी, तो बेटा आप ना वहां के डेस्क लेके घर चले जाओगे कि भैया मैंने फीस पे करी है, असेट रिड्यूस करो। ऐसे तो दुर्भाग्य से इंग्लिश वाले टीचर को लेके चला जाएगा, क्या मैंने फीस पे करी, चलो मैडम। भाई ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप, तो गलत हो जाएगा ना। तो आपने फीस पे करी है तो कोई असेट थोड़ी बेच देंगे आपको। मैम कौन सी थी? ड्राइंग वाली, अकाउंट वाली मैम, तो घर थोड़ी ले जाएगा। तो आप बस एक फीस पे करो, एक्स्ट्रा है। ये सरकार ऐसे बोलती है कि आप 12वीं तक की फीस दो और हम आपको 12वीं के बाद सारा छूट समेत इंटरेस्ट के साथ देंगे। कोई लाइबिलिटी ले रही है सरकार आपसे? तो फीस, फाइन, पेनल्टी, लाइसेंस, ये सारे जो है ये कैसे होते हैं? रेवेन्यू रिसीट। कैसे होते हैं बेटा? अब इसमें हम ढंग से कंपोनेंट में चर्चा करनी है, टेंशन मत लो। हाँ जी, वो तो रिसीट हो ही नहीं सकता ना, वो तो एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट फीस पे कर रही है। बेटा फीस पे क्यों करेगी? फीस तो लेगी नहीं ना गवर्नमेंट। तो वो तो एक्सपेंडिचर नेचर हो गया ना। अगर आप फ्री में पैसा दे रहे हो, जैसे बुक्स के पैसे दे रहे हो, पढ़ा रहे, हाँ टीचर की फीस जा रही है, हाँ तो हाँ, अबे तो वो तो एक्सपेंडिचर होगा ना। टीचर की फीस जा रही है, पैसा आ थोड़े, रिसीट में कहाँ चला रहे हो? हाँ होगा रेवेन्यू नेचर का, पर एक्सपेंडिचर नेचर का होगा, रिसीट थोड़ी हो रही है उसमें। समझ रहे हो क्या? अब सुनो सुनो, रेवेन्यू रिसीट दोबारा रिपीट कराओ। रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट्स which neither reduce asset nor create liability for the government। और कैपिटल कौन सी होती है सर? बेटा कैपिटल रिसीट नॉर्मल रिसीट होती है, मतलब बेटा पैसा आ रहा है, या तो असेट रिड्यूस हुआ होगा और बीच में आ जाता है और, या फिर लाइबिलिटी क्रिएट। सर एसेट रिड्यूस मतलब बेटा पता है डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमें डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार अपनी कंपनीज को बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, सरकार ने अपनी पूरी कंपनी बेच दी तो क्या सारे असेट बिकेंगे? बिकेंगे ना। पैसा आया, बदले में असेट गए, कैपिटल असेट। ये सरकार ने कोई लोन ले लिया, अब जब लोन लेगी तो बदले में लायबिलिटी क्रिएट होगी ना, कैपिटल असेट। तो इसमें आइदर एसेट रिड्यूस होगा या फिर और लायबिलिटी के, दोनों में से एक चीज होगी। और हाँ दोनों में से कुछ नहीं होगा। क्या ये समझ आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत गोपाल? रेवेन्यू रिसीट कौन सी रिसीट है? जो कि पैसा आ रहा है, ना ही एसेट रिड्यूस ना ही लायबिलिटी क्रेडिट, फिर भी फोकट में पैसा आ रहा है, और कैपिटल में, दोनों में से एक हो रहा है। सेम एक्सपेंडिचर में जाना ध्यान से। अब एक्सपेंडिचर क्या होते हैं भैया? जिनसे कैश का क्या होता है? आउटफ्लो। बेटा पैसा जाने के दो कारण, या तो आपने कोई असेट क्या करा होगा? क्रिएट। भाई सरकार ने कोई नया एसेट खरीद लिया। और पैसा जाने का दूसरा कारण, कोई लाइबिलिटी क्या करी होगी? आपने कोई पहले बोरोइंग करी होगी और आज आप उसे पैसे देके पे कर रहे हो। बेटा विधि, बेटा आपकी क्लास 12:30 है। विधि बेटा आपकी क्लास इको की 12:30 है। कहाँ गई विधि? विधि बेटा 12:30 क्लास है, अभी दूसरे बैच की क्लास चल रही है, आप मीटिंग लीव कर दो प्लीज। अच्छा इधर आओ। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है, ना ही कोई एसेट क्रिएट, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस, खाली फोकट पैसा जा रहा है। जैसा देव ने बताया, सब्सिडी, क्या बताया था? सरकार सब्सिडी देती है, क्या कोई असेट रिड्यूस होता है? असेट क्रिएट, सॉरी, लाइबिलिटी रिड्यूस, वेलफेयर के लिए देती है, क्या दे रही है? और यहाँ पे क्या होता है? क्रिएट होता है या तो, या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस। कुछ काम हो रहा है, मतलब अपना रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, या कोई नया प्रोजेक्ट एसेट परचेज कर लिया, तो काम के खर्चे हैं।
रेवेन्यू वाले कौन से खर्चे? फालतू के खर्चे। पहले बताओ डेफिनेशन समझ आई? एक बार फिर से रिपीट करो, याद कैसे रखना है देखो। रिसीट के केस में पैसा आ रहा है क्योंकि असेट रिड्यूस लायबिलिटी क्रिएट होती है। रेवेन्यू में नाइदर नॉर, कैपिटल में आइदर और। एक्सपेंडिचर के केस में पैसा जा रहा है, क्यों जाएगा पैसा? या तो असेट क्रिएट या लायबिलिटी रिड्यूस। रेवेन्यू में नाइदर नॉर, कैपिटल में आइदर। समझे क्या? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? सारे कंपोनेंट समझ आए? ये कंसोलिडेटेड के अंदर फंड से सारे, ठीक है ना? 4 कंपोनेंट है, अब हमें चारों को एक एक करके पढ़ना है। स्टार्ट करें? हेडिंग डालो सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट। अच्छा नोट नहीं करेगा? सॉरी सॉरी, कर लो सॉरी, जल्दी से कर लीजिए बेटा प्लीज। कर लिया नोट? पॉइंट नंबर 1, जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से। बेटा पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, रेवेन्यू रिसीट। पहला पॉइंट लिखो जल्दी से, रेवेन्यू रिसीट, और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे भाई। अभी होगा 2 पार्ट। नहीं नहीं, ये तो 3 में डिवीजन हो गया पूरा। अब ये अलग से टॉपिक है, सेपरेट नीचे हेडिंग डाल, रेवेन्यू रिसीट। कोई पार्टीशन नहीं चल रहा उसमें, कंटिन्यू मत करना, अलग से हेडिंग है। हेडिंग डालना, रेवेन्यू रिसीट। डेफिनेशन लिखेंगे भाई जल्दी से। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स, ये वो रिसीट है सरकार की, विच विच नाइदर रिड्यूस असेट nor create liability for the government. Neither reduce asset nor create liability for the government. लाइन के सेंटर में लिखेंगे बेटा रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में 2 एग्जांपल आते हैं बेटा, मतलब 2 पार्ट। अब रेवेन्यू आपको पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? रिसीट विच नाइदर रिड्यूस एसेट नॉर क्रिएट लायबिलिटी डैश, रेवेन्यू रिसीट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट? तो आपको सारे कॉम्पोनेंट याद होने चाहिए, एक एक की ये किस में आ रहा है वो किस में आ रहा है, ठीक है ना? ध्यान से, रेवेन्यू रिसीट के अंदर बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है टैक्स रिसीट्स और एक होता है नॉन टैक्स रिसीट। और प्रश्न ना शॉर्ट फॉर्म में बोले तो दोनों के दोनों ना सरकार के लिए फोकट का पैसा है। कैसा पैसा है? फोकट का, कुछ करना नहीं है, ना एसेट बेचना है, ना पे उधार है, फिर भी पैसा आ रहा है। तुम्हें भी चाहिए, ऐसा बोला ना तुमने, यदि मुझे भी चाहिए बेटा। एक ना बेरोजगारों के लिए योजना बनाई है सरकार ने, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो आप उसमें रजिस्टर हो जाओ, फोकट का पैसा मिलेगा बेटा। लड़कियों लड़कियों को मिलता है, तो अब तू लड़की बन जाएगा 1000 रुपए चक्कर में, लंबे बाल करके 1000 रुपए चक्कर में। ऐसे थोड़ी मैं ऐसे करूंगा 1000 रुपए, मतलब आइडिया ठीक है बट ऐसे इतना भी गिरा हुआ नहीं हो। अच्छा नॉन टैक्स में हो, अच्छा लिखो लिखो जल्दी। पहला बेटा नॉन टैक्स में आती है फीस। मैंने बताया था सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल से आप एक नॉमिनल फीस लेते देते हो, उसके बदले सरकार आपको सर्विस दे रही है, बट क्या असेट बेच देगी? डेस्क, बोर्ड, मार्कर, टीवी, टीचर, अकाउंट वाली मैम, ऐसे थोड़ी कर सकते हो। बी पार्ट, फाइन एंड पेनल्टी। बेटा याद है ये तीनों पापा की परिया स्कूटी में जा रही थी, अब फाइन वाइन कट गया तो उस केस में वो क्या है, सरकार के लिए रेवेन्यू रिसीट है, और रेवेन्यू भी कौन सी वाली? नॉन टैक्स। सी होता है बेटा लाइसेंस एंड परमिट। अब बेटा एक दिन की बात है, गुनगुन ना ठेके की लाइन में खड़ी थी, भाई साहब 1 घंटा हो गया उसका नंबर ही नहीं आया, उसका दिमाग खराब, कह रही काम करती हूँ मैं अपना ही ठेका खोल लेती हूँ, और भाई वो घर में ही दारू बना रही है। ऐसा होता है क्या बेटा? गलत बात है। जब आपको लिकर प्रोडक्शन या लिकर सेल करना है उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, परमिशन होती है। अब वो परमिशन के लिए आपको पता है ना फीस पे करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस आता है उसके लिए फीस पे करते हो, 900 1000 रुपए फीस पे करनी होती है सरकार को। अब वो पैसा जो आ रहा है उसके बदले सरकार आपको परमिशन दे रही है, क्या आपने कोई एसेट बेच दिया, क्या कोई लाइबिलिटी लिया आपसे? मैम वही ना, सर्विस दे रही है उसके ऊपर नहीं है। इन चारों की डेफिनेशन क्लासिफाई हुई है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। मैंने कभी ये बोला कि रेवेन्यू रिसीट होती है जिसमें सरकार पैसा देगी बदले में सर्विस ही ना दे, अच्छा तो नहीं बोला। मैंने कहा एसेट और लाइबिलिटी का इंप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस लिया आपने, अब आपके पास तो एक बस लाइसेंस आया कि आप गाड़ी चला सकते हो, सरकार ने क्या आपको गाड़ी दे दी? सरकार ने आपको उधार ले लिया? नहीं, ना कोई एसेट में पैसा आया ना कोई लाइबिलिटी, फिर भी सरकार के पास पैसा आ रहा है, वैसा रेवेन्यू रिसीट। हाँ हो सकता है सर्विस देनी पड़े, राइट? हाँ जी सर, क्या गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना क्या पागल हो गया? ये कौन सी गवर्नमेंट है, गाड़ी क्यों चलाने को? अच्छा मैं दोबारा मॉडल बताओ, क्या मॉडल बता दो। आप मान लो आप गए सरकार के पास कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो सरकार आपकी रिक्शा देगी चलाने को? गवर्नमेंट बसेस, ठीक है। अरे यार अरे बस चलाने को देनी ना, बस चलाने को देनी, अरे बस तुम्हारे नाम कर दी ना, असित तुम्हें दे दिया क्या? तो देशन दे दिया कि ले भाई जब काम से बस चला रात को खड़ी कर दियो, एक समय बस की चाबी दे दी चलाने को, बस थोड़ी ड्राइवर का नाम कर देगी। असित बेटा असित बेचना ही नहीं समझ पा रहे बेटा, सेल का मतलब क्या? सर ने शोभा बनाया तुम्हारे नहीं, अभी तुम फालतू बोल रहे हो। अबे शोभा में सेल का मतलब होता है, जब सेल मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इमीडिएटली। तो क्या असेट बिका है? क्या बस की ओनरशिप दे दी आपको? बेटा ऐसे तो मैं बस ड्राइवर ही बन जाता।
बस तो मिलती। हाँ बस बस की नहीं है ना भाई, चला चुला के खड़ी कर दियो। अब ऐसे कल को मैंने ड्राइवर रखा, तो मैं उसे गाड़ी दूंगा तो गाड़ी दे दूंगा उसे मैं, तो गाड़ी तो मेरी है। सर रजिस्ट्रेशन कहाँ से करते हैं? करण भाई टोल प्लाजा टैक्स रिसीट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा करण भाई रजिस्ट्रेशन किसकी? तू करण, ये तू है? नहीं करण दूसरा वाला भी है। अबे ये दूसरा करण है मॉर्निंग बैच। हाँ जी। अच्छा फोर्थ लिखना। अबे फोर्थ लिखो, हंसो कम। बेटा फोर्थ लिखो एस्टीट। फोर्थ क्या लिखो? अब ये क्या होता है बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अपना नहीं एग्जाम्पल लूंगा, कोई मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स के पास बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन जायदाद सब है। और बेटा मिस्टर एक्स के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी नहीं है। नो फैमिली, नो रिलेटिव्स, नो फ्रेंड। अरे नहीं, अब मान लो मिस्टर एक्स टपक गए। तभी अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा था। मान लो मिस्टर एक्स निपट लिए बेटा आज। अब वो सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस किसका? उसे बोलते हैं एस्टीट। क्या बोलते हैं? एस्टीट मतलब होता है कि जब किसी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायरर नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो उसको तो फ्री की मिल गई ना, वो भी रेवेन्यू रिसीट है। और लास्ट लिख लो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। बेटा गवर्नमेंट वेबसाइट से होगा यार, ऐसे सबका नहीं होता, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन मांगते हो। और लिख लो बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव। बेटा अगर सरकार ने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, उस पर इंटरेस्ट मिला, उस पर डिविडेंड मिला, उस पर प्रॉफिट मिला, तो वो भी रेवेन्यू रिसीट है। क्या है? भावनाओं में मत बह जाना। प्रसन्ना मैंने आपको 1 लाख रुपए लोन दिया, अब अगले साल आपने उस 1 लाख पे मुझे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया। अभी जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये मेरा रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ये इंटरेस्ट आने से प्रसन्ना और मेरी लाइबिलिटी को इम्पैक्ट आया। प्रसन्न ने अभी भी मुझे कितने रुपए देने हैं? 1 लाख। जब तक वो इंटरेस्ट पे करती रहेगी, क्या लाइबिलिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं। हाँ, लेकिन अगर मुझे प्रसन्न ने प्रिंसिपल पे कर दिया, मुझे बोला लो सर 10,000 रुपए, और ये 40,000 रुपए ना लोन के। अब देखो 10,000 रुपए जो इंटरेस्ट मिला, वो तो रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि इससे लाइबिलिटी को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन 1 लाख में से 40,000 रुपए प्रिंसिपल मिला, क्या उससे लाइबिलिटी इम्पैक्ट होगी? वो 40,000 रुपए जो रिकवरी ऑफ लोन है, वो कैसा है? कैपिटल रिसीट। कैसा रिसीट है? तो आपको ध्यान से देखना है कि लाइबिलिटी एसेट पे इंपैक्ट डाल रहा है नहीं डाल रहा। अगर नहीं डाल रहा रेवेन्यू, डाल रहा है कैपिटल। आ जाओ भाई, तो ये हो गया नॉन टैक्स। अब टैक्स वाले पे आ जाओ। सॉरी मैम, जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो लोन की, इस इंस्टॉलमेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एक रेवेन्यू रिसीट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। और प्रिंसिपल जो है वो एक कैपिटल रिसीट कंपोनेंट होता है, क्योंकि प्रिंसिपल पे करने से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होती है। नो, ऐसा नहीं होता मैम। जब आप पे करते हो ना, लोन लेते हो, तो एक फिक्स अमाउंट की ईएमआई बनती है। उसमें एक फैक्टर इंटरेस्ट का होता है, एक फैक्टर प्रिंसिपल का होता है। ये इंटरेस्ट वाला फैक्टर, इंटरेस्ट वाला फैक्टर अलग होता है, ये प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता। अगर मैंने इसको 1 लाख रुपए दे रखे हैं, अब जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट अलग है, चाहे वो 10 लाख 20 लाख कितना भी बन जाए, वो तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है ना, वो मेरा रेवेन्यू ही रहेगा। और प्रिंसिपल वाला मेरा कैपिटल है। अब हम मर्ज कर रहे थे दोनों को, लेकिन थोड़ा पार्ट रेवेन्यू, थोड़ा पार्ट कैपिटल। अच्छा टैक्स रिसीट पे आना बेटा, बस ये लास्ट है, इसके बाद खत्म कर रहे हैं क्लास को। बेटा गवर्नमेंट में टैक्स रिसीट में फर्दर 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टेंशन मत लेना, बस रेवेन्यू वाला बड़ा है, बाकी जितने भी कंपोनेंट है ना,
कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, सारे छोटे छोटे, बस ये थोड़ा सा बड़ा है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है स्नेहा, किसी को डिफरेंस पता है दोनों के बीच में? डायरेक्ट, हाँ वो तो एग्जाम्पल हो गया ना। एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ, दोबारा बोल। किसका शिफ्ट हो जाता है बर्डन? इनडायरेक्ट का शिफ्ट हो जाता है डायरेक्ट का बर्डन से। बिल्कुल बेटा, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इम्पोज एंड पेड बाय सेम पर्सन है। मैंने इनकम कमाई, सरकार को पता लगा, सरकार मेरे घर आई, बेटा आपने इनकम कमाई है, मैं बोलूँ हाँ, आपको इनकम पे इतना टैक्स देना है। इनकम टैक्स किस पे लगाया? मुझ पे। पेमेंट कौन करेगा? क्या मैं बोलूँ मेरे पापा से ले लो, उनकी इनकम पे। जिस पे इम्पोज होगा वही पेमेंट करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विसेज लगता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स है, वो सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले वो जीएसटी चार्ज करता है। अब सरकार ने जीएसटी मांगा है मैकडोनल्ड से, और मैकडोनल्ड का पागल का, मैं पहले इनकम टैक्स भी पे करूं फिर जीएसटी भी पे करूं, मैं नहीं दे रहा। तो गवर्नमेंट का बेटा तो जा, आप पे हम इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन आप जीएसटी का बर्डन कस्टमर पे डालना। तो जब आप खाना खाने जाओगे तो आपको पता होगा नीचे 5% जीएसटी लगता है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। तो गवर्नमेंट टैक्स की लायबिलिटी इम्पोज किस पे करेंगे? मैकडोनल्ड्स। तो बाहर के कस्टमर से पैसा तो नहीं ले सकती ना, वो तो मैकडोनल्ड्स को भरती है, तू इधर तू टैक्स कलेक्ट करके देगा, और मैकडोनल्ड उस टैक्स का बर्डन किस पे डाल देता है? कंज्यूमर पे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सुनो। डायरेक्ट टैक्स, जल्दी से लिखना जल्दी से, इम्पोज एंड पेड बाय सेम पर्सन, इम्पोज एंड पेड बाय सेम पर्सन, और यहां पे इम्पोज ऑन वन, पेड बाय अनदर। बेटा यहां पे बर्डन ऑफ टैक्स इज नॉट ट्रांसफरेबल। यहां पे बर्डन ऑफ टैक्स इज ट्रांसफरेबल। ठीक है गुनगुन, यहाँ पे नॉट ट्रांसफरेबल, यहाँ पे ट्रांसफरेबल। बेटा यहाँ पे ये नेचर में होता है प्रोग्रेसिव। कैसा होता है सर? प्रोग्रेसिव मतलब बेटा, मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो इनकम टैक्स भी क्या लगेगा? क्योंकि इनकम टैक्स लगता ही इनकम पे है। तो अगर आप ज्यादा रिच हो तो आप डायरेक्ट टैक्स ज्यादा दोगे, कम रिच हो डायरेक्ट टैक्स कम दोगे, ये प्रोग्रेसिव है। लेकिन प्रसन्ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव इन नेचर। कैसा नेचर में बेटा? रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा है या फिर आपकी इनकम कम है, उससे टैक्स लाइबिलिटी पे ज्यादा इंपैक्ट कोई। मतलब बेटा अगर मैं मैकडोनल्ड्स पे खाना खाने गया, या गुनगुन गई, या अंबानी गया, तो क्या वो पूछेगा आपकी इनकम कितनी है? अरे उसको क्या लेने देना। आप जितने के गुड्स लोगे वो उस पर 5% फ्लैट लगा देगा, इररिस्पेक्टिव आप कमाते हो, आप अनएम्प्लॉयड हो या करोड़पति हो। तो ये इनकम बढ़ने या कम होने से टैक्स लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। समझेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बेटा ये आपका रेवेन्यू रिसीट खत्म हो गया। एग्जाम्पल है ना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। क्या बेटा गिफ्ट टैक्स इंडिया में नहीं लगता, मतलब ऐसे लगता है लेकिन उसका नाम नहीं है। पहले ना हाँ अलग से राइट बस उस पर लगता है। वैट अब बंद हो गया, वैट लिकर वगैरह पे लगता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोल डीजल। अच्छा सुनो भाई, सुनो एक मिनट। बेटा आज हमने 3 फंड पढ़ा, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी, पब्लिक। फिर कंसोलिडेटेड के अंदर 4 चीजें आती है, रेवेन्यू रिसीट,
कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज कंसोलिडेटेड का सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट खत्म, टैक्स नॉन टैक्स सारे पॉइंट, कोई दिक्कत बेटा। अब हम कंसोलिडेटेड में अगली क्लास में क्या करेंगे, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब करके ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एक दो टॉपिक और है, चैप्टर खत्म। कोशिश करेंगे अगली क्लास ये चैप्टर फिनिश हो जाए, फिर लास्ट। भाई मेरी पूरी कोशिश है कि मई तक, मिड मई या एंड मई तक निपटा दूं मैं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, बट सिलेबस बहुत लेंदी है, देखते हैं।